Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। दीज प्रॉपर्टीज़ डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने नेक्स्ट आगे डिस्कस किया आपके साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी मदद से हम इनकी एप्लीकेशन क्या हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि हमने कुछ सोल्यूशन बनाए, कुछ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट सोल्यूट के हमने कुछ सोल्यूशन बनाए और फिर हमने उनकी कोलिगेटिव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि कैसे मोलैलिटी चेंज होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। फिर हमने इनके दरमियान एक रिलेशन बनाया और कुछ इक्वेशंस भी बनाए। तो ये कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी। लास्ट में हमने इनकी कंडीशंस को भी डिस्कस किया और मैंने आपसे लेक्चर के दौरान कहा भी था कि जो KB है मतलब कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। बुक में अगर आप टेबल देखेंगे ना तो KB, KF जो हैं इनकी वैल्यू सॉल्वेंट के चेंज होने से चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए वैल्यूज़ गिवन थी, इसी तरह अल्कोहल के लिए, इथेनॉल के लिए, मतलब डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए ये वैल्यूज़ गिवन थी। आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक कॉन्टीन्यूटी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। स्टूडेंट्स, टॉपिक नेम इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम ΔP से डिनोट करते हैं। इस बात को हम कोई ना तीसरी से चौथी दफ़ा रिपीट कर रहे हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप डिनोट करते हैं किससे जी? ΔP से। लें जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम इसे ΔP से डिनोट करते हैं। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझने से पहले ना हमें सबसे पहले तो वेपर प्रेशर का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ना कोई एक सॉल्वेंट है जिसे मैंने एक कंटेनर में लिया और उस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, ऊपर से इनक्लोज़ कर दिया, यानी कि सील्ड कंटेनर ले लिया मैंने। ठीक है, ये यहाँ से कंटेनर क्या है, इनक्लोज्ड है। ले जी, अब किया क्या हमने इस कंटेनर में कुछ सॉल्वेंट लिया। ठीक है, लेट्स सपोज इट इज़ सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट को हमने क्या किया, हीट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आप इस सॉल्वेंट को हीट करेंगे तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट हैं इसके वेपर्स बनेंगे। किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर बात कर लेते हैं। चलें हम ये हीट वाले फैक्टर को यहाँ से निकाल ही देते हैं ताकि हम प्रॉपर बुक डेफिनेशन पर आ जाएं। आपने इस सॉल्वेंट को रखा और इस सॉल्वेंट की सरफेस से मॉलिक्यूल्स इस्केप होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और ये आपके पास ना वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट में सिर्फ वेपर्स बन रहे हैं, फिर क्या होगा कि कुछ वेपर्स अपनी एनर्जी खर्च करके वापस लिक्विड में जाना शुरू कर देंगे। ये कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रेट ऑफ कंडेंसेशन भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर, वेपर्स तो पहले बन रहे थे, वेपरेशन तो पहले थी, रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज़ होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने वेपर्स मौजूद होंगे उतने ही वेपर्स कंडेंस होके वापस आ रहे होंगे। जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वेपर्स कंडेंस होके वापस आ रहे हैं। मतलब वेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वेपर्स प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो था किसी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। अब होगा क्या कि अगर मैं क्या करूं, मैं एक सॉल्यूशन बनाऊं, लेट्स सपोज यही मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया
और इस प्योर सॉल्वेंट में मैंने कुछ सोल्यूट ऐड कर दिए। लेट्स सपोज सोल्यूट के कुछ पार्टिकल्स ये जो थे ना, ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं, ठीक है। अब ये सरफेस एरिया आ गया जी किसका, सॉल्वेंट का, जहाँ से वेपर्स ने इस्केप करना था और वेपर प्रेशर काज करना था। अब ना होगा क्या, जैसे ही मैंने सोल्यूट ऐड किया, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, ये मैंने सोल्यूट ऐड किया, इस वेपर प्रेशर को आप P0 से लिखते हैं और इस वेपर प्रेशर को आप P से लिखते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक लाइन लिख रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय एडिंग सोल्यूट इन सॉल्वेंट, जब आपने सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे आप नाम देंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। और अगर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को आप देखना चाहें तो आप इस तरह भी लिखते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा जी किसके, डेल पी के। तो ये आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। क्यों वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, आप ना इसकी दो रीजंस लिख लें। मैं यहाँ पे दो ना इसकी रीजंस लिख देता हूँ कि जो वेपर्स प्योर सॉल्वेंट में जो वेपर्स इस्केप कर रहे थे सॉल्यूशन की सरफेस से, उनकी इस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि सरफेस पर सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए, सोल्यूट पार्टिकल ने सरफेस को उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, आने वाले जो वेपर्स थे वो इस्केप नहीं कर सके और वापस लिक्विड में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहली रीज़न कि इस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिक्रीज। पहले नंबर पे तो आपने बता दिया कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनकी इस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है। दूसरे नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बताना है कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, कि अगर सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए तो तब भी वेपर्स ज़्यादा नहीं बनते, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है, जिसे आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस सारी बात को ना हम अब क्वांटिटेटिवली डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिवली हम इसे डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूँ जी कि क्वांटिटेटिवली बाय रॉल्स लॉ, क्वांटिटेटिवली बाय रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के मुताबिक हमने रॉल्स लॉ की एक ना डेफिनेशन पढ़ी थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली, और वो डेफिनेशन क्या थी कि डेल पी बाय पी नॉट ये इक्वल होता है किसके, x2 के, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू भी कह सकते हैं आप, इज प्रोपोर्शनल टू भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल भी आप कह सकते हैं बेटे, प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट
सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल। अब यहाँ पर आपने वो दो बातें ज़रूर याद रखनी है कि सबस्क्रिप्ट में अगर हम ना 1 लिखते हैं तो 1 स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड 2 स्टैंड फॉर सोल्यूट। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है, इनका आगे इस्तेमाल आना है। 1 स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड 2 स्टैंड्स फॉर सोल्यूट। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था, ठीक है। ये जो 2 लिखा है ये सोल्यूट के लिए है। तो स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को लेकर अब हम आगे चलेंगे और इस इक्वेशन से हम अपना जो है ना वो नेक्स्ट आगे सारी बात करेंगे। तो इसे ना हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं जी, ये इक्वेशन 1 है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ मोल, पहले 1 लिखा तो सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट रिस्पेक्टिवली। तो देन फिर मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि x2 आपके पास इक्वल होगा किसके, देन x2 विल बी इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो फिर हम कहेंगे जी कि x2 जो है वो इक्वल हो जाएगा जी किसके, n1 बाई n1 प्लस n2। ये फार्मूला मैंने लिख दिया मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। फिर हम कहते हैं जी कि लेट सोल्यूशन इज डाइल्यूट, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में 3 कंडीशन पढ़ी थी और उन तीनों कंडीशन में सोल्यूशन का डाइल्यूट होना ज़रूरी था। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, n2 कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। हमें मैथमेटिकली पता है कि अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बहुत ही स्मॉल होगी ना तो हम फिर उसे निगलेक्ट कर देते हैं कहाँ से, डिनोमिनेटर से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि देन n2 निगलेक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर से n2 को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास x2 किसके इक्वल आ जाएगा जी, x2 विल बी इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। x2 आपके पास इसके इक्वल आ गया। ले जी, अब मैं ये कहता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर हमें पता है n इज़ नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। n इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। लेट्स सपोज यहाँ पर हम ना मैस की जगह पे वेट लिखते हैं, तो फिर मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि वेट बाय मोलर मैस, कैपिटल M से मैं लिख रहा हूँ जी, ठीक है। अगर मैं n1 लिखता हूँ तो n1 के लिए मैं लिखूँगा जी क्या, W1 डिवाइडेड बाय m1। और अगर मैं n2 लिखता हूँ तो n2 के लिए हम लिखेंगे जी W2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M2। स्टूडेंट्स मैं ना n1 और n2 की वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूँगा कि डेल x की जगह पे हम ना ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे आगे। अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। मैंने कहा जी कि x2 इस सारे फैक्टर के इक्वल है, तो मैं इसे ना कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन आपके पास बनेगी दैट विल बी डेल p बाय p नोट, ये सारा इक्वल हो जाएगा किसके, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पर x2 की जगह मैं डेल p बाई p नोट लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी बातें वही हैं, डेल p बाई p नोट, बाकी सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, n2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करूँगा और n1 की जगह उसकी वैल्यू। तो ये लिखेंगे जी हम डेल p बाई p नोट, ये सारा इक्वल हो जाएगा जी। n2 की जगह हम लिखेंगे जी क्या, W2 डिवाइडेड बाय m2 डिवाइडेड बाय, और n1 की जगह हम लिखेंगे जी W1 डिवाइडेड बाय
m1। या मैं इसे कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ, ज़रा गौर करेंगे बेटे आप लोग, इसे हम ना कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल पी बाई पी नोट, ये सारा आपके पास इक्वल होगा किसके, आप लिखेंगे जी W2 बाई M2 मल्टीप्लाई बाय, जो नीचे वाली वैल्यू इसे इन्वर्स करके मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख रहा हूँ, तो M1 बाई W1। अब आपको अगर याद हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एप्लीकेशन का, मैंने आपसे कहा था कि आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिवाइड हो रहा है उस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, ये सारा फैक्टर इन्वर्स होके दूसरी तरफ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ जी कि M2 ये आपके पास इक्वल आ जाएगा जी किसके, आप लिखेंगे जी W2 बाई W1, W2 बाई W1 और सारा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, M1 के साथ, और साथ ही साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे P नोट डिवाइड उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, P नोट डिवाइडेड बाय डेल P मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड। तो ये ना आपके पास इक्वेशन बन जाएगी किसके लिए, मोलर मास के लिए। और अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि M2 इक्वल हो जाएगा जी हमारे पास किसके, W2 M1 डिवाइडेड बाय W1, और सारे को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, P नोट बाय डेल P। ये बेटे आपके पास फार्मूला बन जाएगा मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। तो हमने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ आल्सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए हमने सोल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट किया। स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 23 न्यूमेरिकल पोर्शन है, आपने उसे खुद से ज़रूर सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा साथ साथ, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।